भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति का यदि आप पूरे जो आपके सामने राष्ट्रपति का कालखंड दिया हुआ है, कि सबसे पहला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो एकमात्र राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए। 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति रहे नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक राष्ट्रपति रहे। अब ये चारों राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अब चारों का यदि आप जन्म तिथि को निकालें, चारों का जन्म तिथि को निकालें, नीलम संजीव रेड्डी का जन्म है 1913 ईस्वी। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म है 1913 ईस्वी, अर्थात राष्ट्रपति बनने के समय इनकी उम्र है 64 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के समय इनकी उम्र है 64 वर्ष। एस राधाकृष्णन का जन्म है 1888 ईस्वी, अर्थात राष्ट्रपति बनने के समय इनकी उम्र जो है वो है 74 वर्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म है 1884 ईस्वी, इनका जन्म है 1884 ईस्वी। यदि 1950 में ही मान ले, चूंकि उनको 2 वर्ष तक कार्यकारी चुन लिया गया था, तो 1950 में राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के समय इनका जो उम्र है वो है 66 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के समय इनका उम्र है 66 वर्ष। और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने के समय आयु थी 70 वर्ष। तो स्पष्ट है कि नीलम संजीव रेड्डी इसका उत्तर होगा। तो विद्यार्थीगण, आपके सामने चारों का जन्म और चारों का राष्ट्रपति बनने का काल आपके सामने लिखा गया। और अब तक आप में से किसी विद्यार्थी का कोई सवाल का जवाब आया नहीं। अगला, निम्नलिखित में कौन भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है? इतना तो पता होगा कि भारत का पहला यूरेनियम का खदान था जादूगोरा, जो पड़ता है झारखंड के क्षेत्र में। झारखंड में ही नरवाह पर भतीन, ये तीनों का तीनों जो है झारखंड के क्षेत्र में है। और जादूगोरा के चारों ओर इसका क्षेत्र है। अलग अलग गांव में खुदाई की गई, उसी गांव के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। प्रियंका कुमारी, नमस्कार नमस्कार। अब यहां पर आपके सामने एकमात्र बचा तुमलापल्ली खदान, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और एक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा खदान होगा, जहां 49,000 टन, यहां से 49,000 टन यूरेनियम मिलने की संभावना है। और यदि यह संभावना धरातल पर उतरती है तो उम्मीद है कि 2030 ईस्वी तक भारत अपनी 30% आवश्यकता ऊर्जा के क्षेत्र में यूरेनियम के द्वारा पूरा कर सकता है। यूरेनियम से बनने वाली ऊर्जा पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। मनीष कुमार, नमस्कार नमस्कार। लेकिन अब तक किन्हीं प्रश्न विद्यार्थी का आंसर आया नहीं। विद्यार्थीगण, मैंने पिछला क्लास में भी कहा था भाई कि आपकी शिकायत थी। मैं हर शिकायत को पूरे पॉजिटिव लेता हूं और प्रयास रहता है कि हर प्रश्न का सटीकता के साथ उत्तर दूं। गलती से भी गलत उत्तर ना दूं, लेकिन फिर भी इंसान हूं, कभी गलती यदि हुआ हो तो पिछला बार आपने एक विद्यार्थी दिया था वो, जहां मैंने कोई गलत उत्तर दिया ही नहीं था। फिर भी चलिए, शिकायत आपकी, विद्यार्थी को शिकायत करने का अधिकार है। मुझे बेहद ही अफसोस हुआ कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने पर भी पता नहीं कहां पर गलती रह गई। और मैंने बारंबार पूछा है कि यदि किसी विद्यार्थी को दिखे तो बताएं, लेकिन कोई सवाल का जवाब आया नहीं। चलिए, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। अब यहां देखिए, मई 2020 चक्रवाती पवन। चक्रवात का निर्माण कब होता है?
चक्रवात का निर्माण पहला याद रखना है कि पछुआ पवन से होता है। दूसरा, चक्रवात का निर्माण तब होता है जब सागर क्षेत्र के केंद्र में निम्न वायु दाब की पेटी हो, केंद्र में निम्न वायु दाब की पेटी हो और इसके चारों ओर स्थल पर उच्च वायु दाब की पेटी हो, तब चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो मई 2020 में जो चक्रवात आया, एक वर्ष में एक से अधिक चक्रवात आता, चलिए यहां पर आपका महीना भी दिया हुआ है। तो चक्रवात का नामकरण होती है 1953 से बंगाल की खाड़ी अरब सागर के तट पर अवस्थित जो 13 देश हैं, वो 13 देश उसका नामकरण करते हैं। 13 देश ने 13 नाम पहले ही निर्धारित कर दिया, अर्थात 169 नाम पहले से ही आरक्षित है। तो मई 2020 में जो चक्रवाती तूफान आया वो था, उसका नाम था अम्फान, और अम्फान का नामकरण थाईलैंड के द्वारा, अम्फान का नामकरण जो किया गया, वो नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा, जिसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। तो ये चक्रवाती तूफान जिसका चला उसका नाम था अम्फान। और अब आपके सामने देखिए हुदहुद जो चला, इसका चला था 2014 में, हुदहुद 2014 में, और इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था, इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था। और बुलबुल जो है ये आया 2019 में, बुलबुल आया 2019 में, और इसका नामकरण भारत के द्वारा किया गया था। चक्रवात का नामकरण करने की प्रक्रिया हेतु होती है ताकि उसके प्रति लोग जागरूक हों, सजग हों, उसके प्रति जागरूकता पैदा हो, इसलिए उसका एक नामकरण किया जाता है। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? अब देखिए 1920 में ही जब दूसरा आंदोलन चल रहा होगा तभी उसका जोड़ने का काम करेंगे। अब आप देखिए अगस्त क्रांति कब हुई? 1942 में। 8 अगस्त 1942 की मध्यरात्रि अर्थात 9 अगस्त को सूर्य राज्य, आंसर बी आपका सही है। चलिए अब यहां पर देखिए किस आंदोलन के असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया। होम रूल आंदोलन कब चला? 1916 में। एनी विसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत आयरलैंड में किया जा रहा आंदोलन से प्रभावित होकर किया था, जहां तिलक का महाराष्ट्र के पूना के बेलगांव से क्षेत्रीय स्तर पर और मद्रास चेन्नई से एनी बिसेंट राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू की। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। यहां देखिए 1920 का घटनाक्रम है और स्वदेशी आंदोलन चला 1905 में। देखिए ये विकल्प और ये विकल्प दोनों समाप्त थे। अगस्त क्रांति 1942 विकल्प समाप्त है। अब आपके सामने एकमात्र विकल्प है, वो है खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के खलीफा के सम्मान में अली बंधु के द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर समर्थन दिए। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर महात्मा गांधी के द्वारा समर्थन दिया गया और खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी को ही इसका अध्यक्ष चुना। तो खिलाफत आंदोलन उत्तर सी ही क्यों है, अन्य तीनों क्यों नहीं है? तो क्यों और कैसे के साथ पूरे सटीकता के साथ आपके सामने उत्तर रखा जाता है। लेकिन जब कुछ अयोग्य विद्यार्थी होते हैं जिनके पास अध्ययन का स्वयं अभाव होता है, जो चंद गाइड पढ़ करके दूसरे का, शिक्षकों का वो अवलोकन करना शुरू करते हैं, गलती उन्हीं अधजल गगरी छलकत जाय से होती है, जिन्हें
योग्यता खुद है नहीं, लेकिन वो दूसरे की परीक्षण करने निकल आते हैं। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने किया? तो प्रश्न की गहराई से समझिए, उसका उत्तर को देखिए, तथ्य को देखिए, फैक्ट को देखिए। चंद्रकांता के लेखक हैं बाबू देवकी नंदन खत्री, जो बिहार के समस्तीपुर के निवासी थे। देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया चंद्रकांता, जो भारत में कहा जाता है कि बहुत सारे गैर हिंदी भाषी लोग भी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी को सीखे, ताकि इस उपन्यास को पढ़ करके पूरी रोचकता, मनोरंजन और उसके बारे में, जो उस काल के किसी खास काल के बारे में काल्पनिक ही सही, जिस प्रकार से लिखा गया था, काफी लोकप्रिय इस पर धारावाहिक भी बन चुका है। मैथिली सेनगुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। इनकी सबसे फेमस पुस्तक है, उसका नाम है साकेत। जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है कामायनी। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है गोदान। तो सभी जो है प्रतिष्ठित हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। मोनी जय हिंद मोनी जी। संजय राज, आंसर आपका सी सही है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में 1784 में किया। और यहीं से वास्तविक तौर पर देखा जाए तो भारत का इतिहास, जय हिंद विकास कुमार यादव जी, भारत का जो इतिहास का अध्ययन है आधुनिक काल में, इतिहास लेखन, पुरातत्व की परीक्षण, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। इसकी शुरुआत जो है यहीं से होती है 1784, जब सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किए। यहां पर अन्य विकल्प आपके सामने है। 1854 में शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड आयोग का गठन किया गया और इस आयोग की रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1782 इतिहास के पन्नों पर कोई उपयोगी है नहीं। 1793 में बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया। गुड आफ्टरनून। धन्यवाद। राजस्थान की धरती से आपको भी अभिवादन है। इस संस्थान में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो 1800 यहां पर प्रश्न को मैं बराबर ये प्रयास करता हूं कि वैसे यहां पर देखिए ऐसा विकल्प था ईसवी सन को, किसमें कोई क्वेश्चन जगह नहीं बनता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बना करके आपके सामने रखते हैं, ताकि जब आए हैं मेरे साथ जुड़े हैं तो हर एक प्रश्न पर कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन का जानकारी मैं दे सकूं। इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर अर्थात रूस का 1991 में विभाजन हो गया, एक स्वयं रूस रह गया और 14 अन्य देश का निर्माण हुआ, अर्थात 15 देश का निर्माण हुआ था। रूस का टूटा हुआ हिस्सा यूक्रेन, जिस पर कब्जा करने का रूस अभी बराबर प्रयास कर रहा है। उस वक्त रूस का राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव उस वक्त रूस के राष्ट्रपति थे। जब रूस का विघटन हुआ, अर्थात संगठित एकीकृत रूस का अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। उसमें फिनलैंड कभी भी रूस का हिस्सा नहीं रहा है, एकीकृत सोवियत संघ का हिस्सा नहीं रहा है। रूस से तो टूटकर अलग हुआ जॉर्जिया, रूस से टूटकर अलग हुआ मालदोव, लेकिन फिनलैंड कभी भी रूस का हिस्सा, रूस का पार्ट नहीं था। तो जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी और चिस्नऊ जो है मालदोव की राजधानी है। मालदोव की राजधानी चिस्नऊ। राहुल यादव, मोनी, विकास, सभी का उत्तर जो है, चलिए डी। राहुल जी आपका उत्तर गलत हो जाता है। मालदोव रोमानिया का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर रूस का अधिकार था।
भारतीय चित्रकला की जिसमें शुद्ध सोने की कीमती भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दर्शाता है। अब यहां देखिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ प्रश्न जो आपके सामने है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ प्रश्न दिया गया है। और चित्र शैली इसमें शुद्ध सोने की कीमती पत्थर के सजावट और इसमें हिंदू देवताओं विशेषकर भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। भित्ति चित्र मतलब होता है दीवार पर बनाया गया चित्र जो मधुबनी पेंटिंग का प्रतीक है। मधुबनी पेंटिंग में पट चित्र अर्थात कपड़े पर, भित्ति चित्र दीवार पर और अरिपन, ये तीन प्रकार से मधुबनी चित्र का निर्माण होता। अरिपन मतलब मिट्टी पर। अब देखिए मधुबनी जो होती है इसमें कपड़ा पर मधुबनी पेंटिंग होती, इसमें सोना चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, तिबिलिसी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बुक, धन्यवाद। रूस 15 कंट्री में विभाजित हो गया, मोनी एकदम सही है। तो बार्ली महाराष्ट्र के क्षेत्र का है, तो यह भी दीवार पर बनाया जाता है। तंजौर पेंटिंग, यही आंसर है। तंजौर अर्थात तमिलनाडु के क्षेत्र का यह पेंटिंग है। और चूंकि प्रेम कहानी के लिए भगवान श्री कृष्ण बचपन, बालपन और प्रेम के लिए भगवान श्री कृष्ण से बेहतर उत्कृष्ट कोई उदाहरण हो नहीं सकता है, तो तंजौर पेंटिंग में हिंदू देवी देवता भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। इसमें शुद्ध सोने की कीमती पत्थर से सजावट की गई है, वो है तंजौर पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग की विशेषता होती है कि इसमें किसी भी स्त्री और पुरुष की केवल और केवल एक आंख को ही दिखलाया जाता है, उसमें कभी भी दोनों आंख नहीं दिखलाया जाता है। आंख जो है तलवार के तीखे धार के समान दिखलाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग मूलतः महिला पेंटिंग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक रूप से चला आ रहा है। ये प्रश्न तो मुझे को कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्पकारों का उत्पादन से संबंधित नहीं है। यहां पर जितना भी विकल्प है, एक भी विकल्प इस प्रश्न को सही रूप से परिभाषित नहीं करता है। तुलनात्मक रूप से देखा चली चनहुद्रो को, तो हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में चनहुद्रो को, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है, बालाकोट पाकिस्तान में अवस्थित है। चनहुद्रो को औद्योगिक नगर, चनहुद्रो को औद्योगिक नगर कहा जाता है, जहां तांबा गलाने की भट्ठी, कुम्हार की भट्ठी इत्यादि प्राप्त हुई है। बालाकोट बंदरगाह नगर है, बालाकोट बलूचिस्तान का, बालाकोट बलूचिस्तान का बंदरगाह नगर है। और बालाकोट से हमें कई प्रकार की आकृतियां, बालाकोट से हमें कई प्रकार की आकृतियां प्राप्त हुई है। यहां से बैलगाड़ी की भी आकृति प्राप्त हुई है, यहां पर से हाथी के दांत की आकृति प्राप्त हुई है, सीप का बना हुआ आकृति प्राप्त हुई है, शंख पर नक्काशी का रहा हुआ आकृति प्राप्त हुई है। नागेश्वर से, ये कच्छ क्षेत्र में, नागेश्वर जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, यहां से शंख की चूड़ी, यहां से शंख की चूड़ी प्राप्त हुई है जो शिल्पकला से जुड़ा होता है। मांडा, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मांडा पड़ता है, तो मांडा से भी कई प्रकार की शिल्पकारी, खास करके यहां से खिलौना प्राप्त हुआ है। तो जम्मू कश्मीर, इसलिए एक भी विकल्प यहां शिल्पकारों के उत्पाद से संबंधित नहीं है, एक भी विकल्प सही नहीं है। सभी से कहीं न कहीं जो है, और विशेषकर यदि हम देखते हैं तो यहां पर एक भी विकल्प सही नहीं। हड़प्पा सभ्यता के इन चारों स्थल से बालाकोट बलूचिस्तान, चनहुद्रो सिंध क्षेत्र पाकिस्तान, मांडा जम्मू भारत, नागेश्वर कच्छ की खाड़ी गुजरात, तो सभी से जो है शिल्पकारों की वस्तु प्राप्त हुई है, कला शिल्प प्राप्त हुआ है। बालाकोट बलूचिस्तान से मिट्टी का घड़ा, उस पर 37 नंबर, चलिए 37 नंबर ही बताया जा रहा है। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो है सूरज जी कहता है कि हड़प्पा का वो स्थल जहां से शिल्पकारी, जहां से कलाकारी का कोई अवशेष नहीं मिला है, कोई उत्पादन का क्षेत्र नहीं रहा है। तो यहां पर हम पाते हैं कि बालाकोट बलूचिस्तान जो एक बंदरगाह नगर था, यह एक बंदरगाह नगर था, यहां से हमें घड़ा प्राप्त हुआ है, चित्रित घड़ा जो मिट्टी का बना होता है, तो यह शिल्प कला का उदाहरण है। चनहुद्रो को औद्योगिक नगर कहते हैं, जो शिल्प कला का क्षेत्र है।
कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र नागेश्वर, यहां शंख की चूड़ी प्राप्त हुई है जो शिल्प कला से जुड़ा हुआ है। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा से प्राप्त हुआ है। यहां पर मांडा से क्या लिखते हैं, लाल दिखता है, ये क्या हुआ? तो मांडा से जो प्राप्त हुआ है, तो मांडा से बैलगाड़ी की आकृति प्राप्त हुई है, इसलिए एक भी विकल्प यहां सही नहीं है। क्वेश्चन का जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा विकल्प से तालमेल नहीं खाता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय का वास्तविक कारण 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। इस दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन का मूल कारण था बंगाल विभाजन का मूल कारण था बंगाल जो भारत की राष्ट्रीयता का केंद्र बिंदु था। बंगाल भारत की राष्ट्रीयता का केंद्र बिंदु था। बंगाल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। बंगाल शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा था। बंगाल शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा था और हिंदू मुस्लिम एकता राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। तो बंगाल का राष्ट्रीयता की भावना को खंडित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। आंसर हो जाएगा बंगाल एक शिक्षा केंद्र बनता जा रहा था। यहां विकल्प हो सकता है बंगाल हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र था, बंगाल राष्ट्रीयता का केंद्र बिंदु था। यदि ये विकल्प इस प्रकार नहीं तो फूट डालो राज करो की नीति भी यहां पर प्रभावी होती है। यहां पर प्रश्न का उत्तर ये भी हो सकता है, लेकिन यह ज्यादा सटीक उत्तर है क्योंकि बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल से तात्पर्य यहां होता है पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए। वह क्षेत्र जहां पर्यटन का विकास हुआ है, पर्यटन के लिए बड़े पैमाने पर लोग वहां पहुंचते हैं, तो वो ट्रायंगल है जयपुर, आगरा और दिल्ली। जयपुर, आगरा और दिल्ली में बड़े पैमाने पर पर्यटन के लोग यहां पहुंचते हैं। तो जयपुर, आगरा और दिल्ली को ये भारत का महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र के रूप में पहचान की गई है। उसमें जो है लखनऊ शामिल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अब देखिए चावल कहां होती है? चावल होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु में। चावल जो होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु का उत्पाद है चावल, जहां का टेम्परेचर, चावल उसी क्षेत्र में उत्पादन होता है जहां का टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री या 30 डिग्री 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, जहां 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा हो, उस क्षेत्र में चावल की खेती होती है। अब यहां पर विकल्प देखिए, मैंने बराबर कहा है कि कई ऐसा क्वेश्चन होता है कि उत्तर नहीं भी जान रहे हैं तो भी विकल्प तक पहुंच सकते हैं। न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका का वो शीत ठंडा क्षेत्र है। पेरिस फ्रांस ठंडा क्षेत्र में आता है। रोम ये ठंडा क्षेत्र में, ये सब किस में आता है? ये आता है शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में, शीत कटिबंध के क्षेत्र में। जबकि चावल जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। देखिए लॉस बनोस कहां पड़ता है? तो फिलीपींस में। लॉस बनोस कहां है? तो फिलीपींस में। फिलीपींस, वियतनाम, भारत, चीन, ये सब चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए है कि थोड़ा सा भी देखेंगे कि यहां पर देखिए फिलीपींस का है, तो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, यही चावल का विश्व का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। तो जाहिर सी बात है उत्तर जब होगा तो इसी सब में आएगा। अब भारत का जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक में है और उसकी एक शाखा भी वाराणसी में स्थापित की गई है।
उत्तर हो जाएगा लॉस बेनोस। तो लॉस बेनोस में जो फिलीपींस के क्षेत्र में पड़ता है, यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का चावल अनुसंधान केंद्र बनाया गया और वो बनाया गया 2017 ईस्वी में। कब बनाया गया? तो 2017 ईस्वी में। फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, लेकिन ये लॉस बेनोस का जगह है, वहां का एक स्थानीय नाम है। गल्फ स्ट्रीम, यहां देखिए नाम ही है कि स्ट्रीम मतलब गर्म होगा, तो ये अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का ये गर्म धारा है। और ये धारा कहां मिलती है? तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, आपने पढ़ा होगा गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा। जो लेब्राडोर ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। ये कनाडा तट के पास, न्यू फाउंडलैंड, कनाडा तट के पास न्यू फाउंडलैंड में आपस में मिल जाती है। अब ये आपको ज्ञात है कि कनाडा तट के पास मिल रहा है, ये एक गर्म धारा है जो अटलांटिक महासागर की धारा है। अब देखिए कुवैत, कुवैत पड़ता है एशिया में और एशिया का क्षेत्र अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित नहीं है। देखिए विकल्प समाप्त हो जाएगा। ओमान एशिया में, यहां भी देखिए अटलांटिक महासागर है नहीं। सऊदी अरब एशिया में, यहां भी देखिए अटलांटिक महासागर है नहीं। उत्तर आपके सामने एक कुरैशी के साथ आएगा। नहीं पता है गल्फ स्ट्रीम कहां से निकलती है, लेकिन यदि इतना ज्ञात है कि गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की धारा है और अटलांटिक महासागर जो अंग्रेजी के एस आकार का है वो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर जो है दक्षिण और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। कैरिबियन द्वीप अमेरिका अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में आता है। और यहां पर देखिए तीन, ये एशिया, एशिया और एशिया, जहां अटलांटिक महासागर है ही नहीं। तो उत्तर जब भी होगा तो एक कुरैशी के साथ आपका उत्तर सही ही आएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी सी विवेक का प्रयोग करें, उत्तर गलत हो ही नहीं सकता है। ऐसा कम से कम आप 5 से 8 ऐसे क्वेश्चन को बना देंगे। अगला है महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? लोक त्योहार, लोक उत्सव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बारंबार हर रेलवे के हर सेट में आपको पूछा जाता है। तो अलग अलग राज्य का जो महत्वपूर्ण महोत्सव है, उत्सव है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है। तो ये महोत्सव उत्सव जो है नागालैंड का, ये फसल कटाई का, नागालैंड के फसल कटाई का महोत्सव है। नागालैंड के फसल कटाई का महोत्सव है। अलग अलग राज्य को देखें तो आपके नराली पूर्णिमा, नराली पूर्णिमा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो है नराली पूर्णिमा, महाराष्ट्र में नराली पूर्णिमा मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा को जहां समुद्री के क्षेत्र में नारियल चढ़ाई जाती है। राजस्थान, राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान का क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण वो है आपका मरु महोत्सव। राजस्थान के क्षेत्र में मरु महोत्सव। जैसलमेर के क्षेत्र में गोवा, गोवा के क्षेत्र में कॉर्नविल, गोवा के क्षेत्र में कॉर्नविल महोत्सव, गोवा के क्षेत्र में कॉर्नविल महोत्सव। तो चारों राज्य का अलग अलग महोत्सव आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया। नागालैंड के फसल कटाई का महोत्सव है मोहेत्सु। आपका बिहार में फसल कटाई का वो हो जाता है मकर संक्रांति। तमिलनाडु में फसल कटाई का वो है पोंगल। हाँ, आपको देखिए वर्तमान समय में अलग अलग राज्य का नृत्य या संगीत, नृत्य या संगीत, अलग अलग राज्य का उत्सव या अलग महोत्सव, महोत्सव, अलग अलग राज्य का राष्ट्रीय उद्यान, अलग अलग राज्य का राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य, ये अलग अलग राज्य का जो है नृत्य, अलग अलग राज्य का नृत्य, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो या फोक डांस, लोक डांस हो, लोक नृत्य हो। आज के दौर में ये सब क्वेश्चन बारंबार आता है। हाँ, हॉर्नबिल महोत्सव भी नागालैंड में है। एक राज्य में एक से अधिक महोत्सव होता है।
एक राज्य में एक से अधिक महोत्सव होता है। तो यहां देखिए कॉर्नबिल, हॉर्नबिल नहीं लिखे हैं, गोवा में है कॉर्नबिल और नागालैंड में है हॉर्नबिल। नागालैंड में हॉर्नबिल और गोवा में है कॉर्नबिल। नाम को ध्यान रखना है। खिलाफत आंदोलन 1914 से 1918 तक, 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और प्रथम विश्व युद्ध चला और इसी विश्व युद्ध में तुर्की जो है वो जर्मनी के पक्ष साथ था, अर्थात इंग्लैंड फ्रांस मित्र राष्ट्र के विरोध में था। युद्ध में विजय के बाद जब सेबरे की संधि हुई, युद्ध में विजय के बाद सेबरे की संधि 1919 में हुई, तो तुर्की के खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया, जिसके विरोध में 1919 में अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन चलाया, जिसे महात्मा गांधी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। और तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में 1923 में जब हॉर्नबिल, नागालैंड में कॉर्नबिल, कॉर्न वहां पर COR, यहां HOR है, तो वहां कॉर्नबिल, वहां पर देखिए क्या है, एक है हॉर्नबिल, एक है कॉर्नबिल। तो कॉर्नबिल हो गया गोवा में और हॉर्नबिल हो गया नागालैंड में। तो मोहम्मद अली और सैयद अली ने इसे समर्थन प्राप्त, इसे शुरू किया। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर समर्थन प्राप्त किया। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे लाल डेंगा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे लाल डेंगा और वह एक राजनीतिक दल है। वह एक क्या है? तो वह एक राजनीतिक दल है। 1959 में इस दल की स्थापना हुई मिजोरम के क्षेत्र में और वहां का ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दल के रूप में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो विभिन्न आपका हवाई अड्डा से लेकर के केंद्र का जो विभिन्न प्रकार का कल कारखाना है और आंतरिक सुरक्षा में भी बड़े पैमाने पर यह काम करता है। तो इसकी स्थापना किया गया 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुपरसोनिक मिसाइल, मस्कोवा और ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा, भारत का ब्रह्मपुत्र और रूस का मस्कोवा के नाम से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया। और ये 2006 से इसका भारतीय क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में कार्यवाही शुरू हुई। यह 300 से 500 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकता है और दुनिया का सबसे तीव्र गति से चलने वाला मिसाइल के रूप में इसकी पहचान है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर जिसे मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह नहर को राजस्थान की जीवन रेखा, इस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह नहर कहां से निकली है? तो यह नहर आपका, इसका शुरुआत सबसे देखें, इसे सबसे पहले बीकानेर का राजा ने 1927 में इस नहर की परिकल्पना किया, जिसका नाम था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर की परिकल्पना 1927 ईस्वी में किया। यह उत्तर पश्चिम राजस्थान में प्रवाहित होती है। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बना हुआ हरिके बांध से यह नहर निकली, जिसे मरु गंगा राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। 1927 में इसकी कल्पना हुई और 1958 में यह नहर काम करना शुरू कर दिया।
नहर का शुरुआत कहां से हुई? सतलज ब्यास के संगम पर हरिके बांध से इसकी शुरुआत होती है। यह नहर है तो सागर के मध्य में एक टापू पर अवस्थित एलिफेंटा की गुफा, सागर तट पर अवस्थित एलिफेंटा की गुफा, इसमें 7 गुफा है। इसमें गुफा की संख्या जो है 7 गुफा है। इसमें गुफा जो है कितना है? तो गुफा है 7। तो 7 गुफा है और 26 स्तंभ है। यहां 26 खंभा है, 26 स्तंभ और 7 गुफा है, जो भगवान शिव के यहां पर अनेक रूप से यहां बना हुआ है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान किस पर है? अब देखिए यहां पर शब्द है सक्षम अभियान, एक होता है सक्षम परियोजना। दोनों का देखिए नाम सक्षम अभियान और सक्षम परियोजना, दोनों में थोड़ा सा अभियान और परियोजना पर दोनों का उत्तर में परिवर्तन हो जाता है। सक्षम परियोजना कर प्रणाली सुधार से है, कर सुधार से है सक्षम परियोजना। और चूंकि यहां शब्द है सक्षम अभियान, तो सक्षम अभियान है महिला को क्षेत्र में विशेष करके पेट्रोलियम मंत्रालय का है कि एलपीजी गैस की सुविधा दिया जाए ताकि धुआं से मुक्ति मिले, ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण से मुक्ति मिले। साथ ही इस प्रकार से हम एक ग्रीन जो है सो ऊर्जा का निर्माण करें जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। निम्न में से किस वर्ष कार्नवालिस ने कार्नवालिस कोड, कार्नवालिस काल कब से कब है? कार्नवालिस का काल है 1786 से 1793। अब यहां पर देखिए विकल्प 1805 है, 1805, 1857 और 1723 का। लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 तक है। तो स्पष्ट है उत्तर इस प्रकार से आएगा, इसलिए मैंने बराबर कहा है थोड़ा सा कंसेप्ट को रखिए, थोड़ी सी क्वेश्चन को देखिए, उत्तर तो एक्यूरेसी के साथ सही आएगा। निम्न से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के बीच रोहतांग दर्रा के पश्चिम में निकलती है और आज की चंबा घाटी से होकर बहती है? अब देखिए सतलज नदी जो है वो निकलती कहां से? सतलज नदी निकलती है तिब्बत के क्षेत्र से। तो एक तो विकल्प आपका ये समाप्त हो गया, ये कहता है कुल्लू पहाड़ी के बीच रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है और ये निकलती है तिब्बत से। तो एक विकल्प आपका स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। अब दूसरा विकल्प पर देखिए आइए, तो चिनाब नदी निकलती है बारालाचा से, चिनाब नदी निकलती है बारालाचा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ये बारालाचा से निकलती है। तो ये विकल्प भी आपका समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात आइए ब्यास नदी, ये निकलती है रोहतांग दर्रा से, ये निकलती है रोहतांग दर्रा से, तो ये विकल्प भी समाप्त हो जाता है। और अब आपके सामने एकमात्र बचा विकल्प जो बचा रावी नदी, जो चंबा से निकलती है। रावी नदी चंबा से निकलती है, तो रावी, ब्यास और चिनाब तीनों निकलती है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन यहां रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है और आज की चंबा घाटी से होकर, तो ये आपका रावी नदी हो जाता है। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। हर राज्य में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान होता है। पंजाब में अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक का सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान तो आप तमाम को पता ही होगा, कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो वहां का सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भी वहां कई अन्य उद्यान है, लेकिन बांदीपुर सबसे फेमस है। और हरियाणा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कलेसर, हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कलेसर। तो चारों के चारों राज्य का राष्ट्रीय उद्यान आपको बतला दिया गया। कर्नाटक का बांदीपुर। निम्न से किस राज्य में श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर है? भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में, दिल्ली का और कलकत्ता का है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। बफरिंग हो रहा है, ठीक है, देखेंगे जरूर वहां पर। निम्न से किस लड़ाई के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस
अब देखिए मौलवी अहमदुल्ला कहां से लड़े, ये थे फैजाबाद उत्तर प्रदेश। तो फैजाबाद के क्षेत्र में ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किए थे। अब देखिए सारागढ़ी का युद्ध, बैटल ऑफ सारागढ़ी जो है अफगान के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेज अफगान युद्ध, तो अफगान युद्ध में इस यहां पर युद्ध हुआ था और यह युद्ध हुआ था 1897 में। कब हुआ, तो 1897 में। किंतूर का यूपी में 1858, ये हुआ 1858 किंतूर का युद्ध। नजफगढ़ का युद्ध हुआ 1857 में। और आंसर जो आपका है 30 जून 1857, 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में सेना को परास्त कर दिया था। तो यहां पर ये ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना के टुकड़ी को भी पराजित किए थे। जनवरी 2021 तक भारत ने कुश्ती में कितने पदक, अब देखिए जनवरी 21 तक ही है, अर्थात इसमें टोक्यो ओलंपिक शामिल नहीं है। इसमें जो है टोक्यो ओलंपिक को शामिल नहीं किया गया है, चूंकि जनवरी 21 तक का ही पूछ रहा है। तो अब तक जो देखिए सुशील कुमार 2 पदक प्राप्त किए, साक्षी मलिक 1 पदक प्राप्त की, केडी जाधव, सबसे पहले केडी जाधव कांस्य पदक प्राप्त किए थे। यह भारत का सबसे पहला पदक के रूप में शामिल था कि 1952। अब आप क्या क्या बात कर रहे हैं बाबू, हमारे क्षेत्र का देखिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म का नाम है 83, जो कि भारत के विश्व कप विजेता पर है। तो रणवीर सिंह को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिल चुका है। प्रश्न है सितंबर 2020 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहां है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुआ, तो 1959 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो परेश रावल। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो परेश रावल, एनर्जेटिक एक्टर ऑफ बॉलीवुड। मैंने पहले कहा बाबू करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सभी याद नहीं रखते क्योंकि उसकी कोई ज्यादा अहमियत हमारे लिए। हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी में आप जहां पूछते हैं मैं उसी समय उसका उत्तर देता हूं। अब पुरस्कार वगैरह करंट अफेयर्स में उसको अपने से तैयार करना हो तभी उसका उत्तर दे पाऊंगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष को ही बोलते हैं पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। जब देश में इमरजेंसी आपातकाल लागू था तब जो है यह संशोधन पास किया गया था। केंद्रीय बजट 2021 में सरफेसी एक्ट अधिनियम के तहत सरफेसी अधिनियम बना 2002 ईस्वी में। सरफेसी अधिनियम बना 2002 ईस्वी में। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसमें 100 करोड़, इसमें जो है मूल संविधान में ही 100 करोड़ था, तब दिया कि 100 करोड़ से भी कम का भी यदि संपत्ति है तो उसको जब्त किया जा सकता है। अर्थात अधिक कर्ज ले चुके हैं। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, देखिए विश्व का पहला पर्वत जो होता है वो है एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,848.86 मीटर। दूसरा नंबर पर K2 8,611 मीटर। तीसरा नंबर पर कंचनजंगा 8,598 मीटर।
उसके बाद देखिए नंगा पर्वत पड़ता है गिलगित अर्थात पाकिस्तान के कब्जा वाले कश्मीर क्षेत्र में। नंगा पर्वत जो है पाकिस्तान के कब्जा वाले क्षेत्र में, इसकी ऊंचाई है 8100, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर। ब्रॉड पिक भी पड़ता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में, इसकी ऊंचाई है 8051 मीटर। तो स्पष्ट है कि उत्तर क्या होगा, कंचनजंगा। उत्तर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। किस देश ने अंतरिक्ष कंपनी का एक श्रृंखला के लिए रिकॉर्ड 22 अभी ये चीन, चीन ने जो है एक ही साथ 8 रॉकेट, चीन एक ही साथ 8 रॉकेट सहित 22 उपग्रह को लॉन्च किया है। वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस मुख्यालय जिनेवा में है, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी में स्थापना हुई है, 2000 ईस्वी में। यहां पर यह सेट समाप्त होता है।